नमस्कार, मैं हूं AK शुक्ला और आप देख रहे हैं खबर फॉर इंडिया। खबर फॉर इंडिया अक्सर जेल के पीछे यानी कि सलाखों के पीछे जो लोग जिंदगी जीते हैं वो किस तरीके से जीते हैं, उनकी क्या दिनचर्या होती है, वो शिक्षित कैसे होते हैं, समाज की मुख्यधारा में फिर से कैसे जुड़ने का प्रयास करते हैं, इन तमाम पहलुओं को समय समय पर सामने लाता रहता है। इन्हीं पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय कारागार नैनी के वरिष्ठ निरीक्षक PN पांडे जी। पांडे जी, स्वागत है आपका हमारे खबर फॉर इंडिया पर। हमारा खबर फॉर इंडिया का एक टैगलाइन है, सच के संग असत से जंग। तो मुझे ये जानना है कि आज आप कितना सच बोलेंगे? सच्चाई ही बोलना है, सच्चाई ही बोलना है, छुपाएंगे नहीं। छात्र जीवन, एक युवा अवस्था में भी आप रहे हैं, छात्र जीवन में भी रहे हैं आप, क्या कभी ऐसा कुछ दिन आपके सामने आया है जब आपको जेल जाना पड़ा हो, थाने जाना पड़ा हो या चौकी जाना पड़ा हो? नहीं, कभी भी नहीं। मतलब ऐसे कोई, मतलब आप एक इनोसेंट स्टूडेंट थे? नहीं, एजुकेशन अगर कोई हो एग्जाम को लेकर तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लीडर्स के साथ हम थाने में जाते थे। मतलब वैसे कभी आपको किसी आपराधिक मामले में एक कहावत है पांडे जी की, अगर जो आदमी ऊपर बीतती है अगर सामने वाले पर बीत रही हो तो उसकी पीड़ा को अच्छी तरह से समझ सकता है। आप जेल के अंदर कैदियों की पीड़ा को आप कैसे समझते हैं? जरूरी नहीं कि आपको कुछ दिखे तभी आप समझे। ऐसे तो कोई भी लेकर कभी जो दूसरे की पीड़ा को समझता है, या कोई भी राजनेता या कोई भी ब्यूरोक्रेट या कोई भी व्यक्ति, उसके अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए। उसको भावनाओं को समझने के लिए उसके मन के अंदर करुणा, दया, शांति की बात होनी चाहिए, तभी वो समझ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर गुजरे तभी समझे। लेकिन जैसे कभी कभी हम लोग अक्सर समाचार पत्रों में या दूसरी जगह से देखते हैं कि आज जेल में कुछ हो गया, लोग कई संघर्ष हुआ, उसमें कुछ ऐसे कैदी को भी खिलाफ बल का प्रयोग करना पड़ जाता है जिसकी कोई गलती ना। तो उसमें उस स्थिति में आप कैसे रखते हैं कि हमारे साथ ये मतलब हमसे ये गलती हो गई, उसकी कोई गलती नहीं थी, बल प्रयोग करते सीधी बात गेहूं के साथ खून पिसता है, तो खून को कैसे बचाते हैं आप? नहीं, इसको ऐसा नहीं है कि एकाएक आक्रामक होकर आप निर्णय लिए और बल प्रयोग किए। बल प्रयोग करने की परिस्थिति तो बन जाती है ना, परिस्थितियां बहुत जेल में बहुत कम परिस्थितियां बनती है कि बल प्रयोग आप तुरंत कर रहे हैं, क्योंकि एक कन्फाइंड इलाके में रहते हैं। हाँ, आपस में वो मारपीट किए हैं और कभी ऐसी स्थिति हुई कि एक दूसरे की प्राण रक्षा या अनुमान को बचाया जाना है तो उस समय बल प्रयोग किया जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसा हो सकता। पांडे जी, एक सबसे बड़ी बात है कि जो जेल आता है, अमूमन जो जेल आता है वो कहीं न कहीं अपराध में लिप्त होता है, चाहे अपराध छोटा हो या बड़ा। आपकी नजर में कैदी, मतलब एक कैदी को आप कैसे देखते हैं? अपराधी नजर से देखते हैं या फिर गलती से चला आया होगा इस टाइप, कैसा? देखिए, कोई अपराध किया है अथवा नहीं किया है, इसका फैसला माननीय न्यायालय द्वारा विचारण किया जाता है। और हमारे केंद्रीय कारागार में कुछ ऐसे लोग हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा अपराधी या दोषी सिद्ध पाए गए हैं, उनके संख्या करीब 1700 है और शेष विचाराधीन बन गई है। तो उसमें से कुछ को सजा पड़ भी सकती है, कुछ को नहीं पड़ सकती। हमारा इतना ज्यादा फोकस इस बात पे नहीं होता है। प्रोफेशनल क्रिमिनल या बड़े आतंकी घटनाओं में शामिल क्रिमिनल्स हैं, उनको अतिरिक्त सुरक्षा में हम रखते हैं, ये करते हैं। बाकी हमारा ज्यादा कंसर्न ये होता है कि कैसे वे जेल के नियमों को मानते हैं, जेल के अनुशासन में रहते हैं, कैसे उनके अंदर अगर कोई सुधारात्मक चीजों की संभावना है तो हम उसमें मदद पहुंचाते हैं कि वो। तो मेरा जो अभी आपने कंसर्न किया कि सुधारात्मक चीजें अगर है, जैसे कि अमूमन, जैसे कि जो आपने कहा कि भाई टेररिस्ट भी यहाँ पे हैं, उस टेररिस्ट भी एक आम कैदी छोटे मोटे केस में आ गया, चोरी चकारी में आ गया और वो भी टेररिस्ट साथ एक बैरक में रह रहा है, तो उसके ऊपर उस टेररिस्ट की जो मानसिकता है उस छोटे कैदी पर ना पड़े, वो बाहर मेरे समाज में। देखिए, हमारे विधियों में भी, हमारे नियमों में भी और हमारे शासन और प्रशासन के जो आदेश निर्गत होते हैं उसमें इस बात की मनाही होती है कि हार्डन क्रिमिनल या हैबिचुअल क्रिमिनल के साथ कैजुअली या आकस्मिक रूप से जो अपराध में शामिल हो जाते हैं उनको अलग रखा जाता है। तो हम लोग उसी ढंग अलग रखते हैं, ऐसा नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं हुई। पांडे जी, पढ़ाई लिखाई की बात आती है जेलों में, मैं कई जगहों पर इंटरव्यू, कई शिक्षक का कई जगहों पर इंटरव्यू लिया,
पढ़ाई लिखाई के जरिए कुछ कैदी जो है आगे के लिए कुछ करते हैं, कुछ अच्छे पदों पर जाते हैं। मैं आप कैमरा इस बात को बोल रहा हूँ कि कैदी जो है जेल से पढ़ करके टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड में एक उच्च पद पर है। पद का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसके निजी राइट की बात है। अपने यहाँ पे कैदियों की शिक्षा के लिए कुछ कार्यक्रम है। हमारे यहाँ अस्थायी तौर पे हमारे महानिदेशक का आदेश है कि एक तो निरक्षर बंदियों को साक्षर करने की जो प्रदेश की शिक्षा विभाग की योजनाएं हैं उसको कारागार में समानांतर रूप से इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद से 5वीं और 8वीं का एग्जाम समानांतर और उन्हीं प्रश्न पत्रों के साथ होता है और एक जो हमारा स्कूल होता है उससे अटैच होते हैं हमारे सारे परीक्षार्थी और जो बंदी होते हैं उनका एग्जाम यहाँ कंडक्ट होता है, उनका मूल्यांकन होता है और उसी रूप में उनको सर्टिफिकेट की प्राप्ति होती है। इसके अलावा 11th और 12th का बोर्ड एग्जाम प्राइवेट रूप में एनरोल होते हैं। और एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ इग्नू का एक सेंटर है, रीजनल सेंटर है और राजा टंडन ओपन यूनिवर्सिटी का सेंटर है, जिसमें करीब 400 से ऊपर बंदी एनरोल हैं और वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं डिफरेंट डिसिप्लिन में, जैसे ह्यूमन राइट्स पे, न्यूट्रिशन पे, लीडरशिप पे, हायर एजुकेशन की व्यवस्था है। तो 400 लोग उसमें दर्ज हैं। आज के लिए जैसे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार तमाम तरह की चला रही है, स्किल डेवलपमेंट की बात है, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट की बात है, पर्सनल डेवलपमेंट की बात है और सब चीजें, सिलाई कढ़ाई बुनाई, इस टाइप की चीजें एजुकेशन तो हर कहीं सबका अलग अलग होता है, वो पार्टिसिपेट करता है। उसके लिए क्या हुनर हमारे यहाँ जो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए ITI से हमारा है। उसके अलावा उद्यमिता विकास संस्थान के मार्फत यहाँ प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। अभी पिछले वर्ष हम लोगों ने करीब 120 बंदियों को प्रशिक्षित किया है प्लम्बिंग के काम में और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत में और उसके अलावा टेलरिंग में अपैरल के उसमें ट्रेनिंग का कोर्स हमने कराया है और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से ये सब हुआ था। और उसके अतिरिक्त निरंतर एक प्रयास रहता है। हमारे यहाँ स्थायी तौर पे यूपी की जो कोऑपरेटिव नियमावली है उसके तहत दर्ज एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और ये लगभग स्थानीय न्यायालय और हाई कोर्ट को हम फर्नीचर बना के उपलब्ध करा रहे हैं। फर्नीचर न्यायालय में बुक होते हैं और बाहरी लोगों द्वारा भी ऑर्डर पे हम उपलब्ध कराते हैं। विगत वर्ष कोविड की वजह से ऑर्डर थोड़ा कम मिला था, लेकिन उसके पूर्व में हम लोग 1.5 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन किए थे। 1.5 करोड़ प्रोडक्शन जेल के अंदर से? हाँ, फर्नीचर का। इसके अलावा हमारे केंद्रीय कारागार में जेलों में बंदियों के उपयोग के लिए ब्लैंकेट, उनके कपड़े, दरी, अपने कारागार में साबुन नहाने का, कपड़े का साबुन, दूसरे जेलों में फिनाइल, ये जो हाइजीन सैनिटेशन से जुड़ी हुई चीजें हैं और बंदियों की कंजम्पशन के लिए जो कपड़े आती हैं उसका निर्माण होता है। ये बड़ी औद्योगिक इकाई यहाँ पे कारागार के अंदर। क्या इन जो फर्नीचर वगैरह बनते हैं क्या इनका मिलना कैदी को भी मिलता है कुछ? हाँ, इसका जो लाभांश है उसका बड़ा हिस्सा उनको ये वितरित करता है जो उनके शेयर होल्डर हैं उसको ऑपरेटिव के। आप जिस सोफे पे बैठे हैं, जो फर्नीचर यहाँ देख रहे हैं, सब ये कई जगह जाऊंगा, इसको अभी मैं दर्शकों को दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छी डिजाइन है और बहुत ही खूब, बहुत ही अगर एक कैदी द्वारा बनाई गई है तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस तरीके से अपने मन को नियंत्रित रखते हुए इस बात को ध्यान में नहीं रखते हुए जेल में इतनी अच्छी अच्छी कारीगरी करते हैं। पानी जी, एक बड़ा सवाल ये है कि जो कैदी किन्हीं कारणों से जेल बाहर आ जाते हैं, मैंने नोटिस किया है एक छोटा कैदी करता है कि जेल से बाहर निकलने पे बताऊंगा, तो ऐसे कैदियों को आप कैसे झेलते हैं? मतलब एक होता है कि भाई हद होती है बर्दाश्त करने की, लेकिन एक चीज पर आ गया तो उसको आप कैसे करेंगे? बहुत अनफॉर्चुनेट है, हमारे कारागार के बहुत से अधिकारियों को न सिर्फ धमकी दी गई है बल्कि वाकई में उनकी हत्याएं हुई हैं। बड़े स्तर से वरिष्ठ अधीक्षक जेलर, डिप्टी जेलर, उनकी बाहर कारागार की हत्याएं हुई हैं उनकी कर्तव्य निर्वहन में सख्ती या सूचिता बरतने के कारण। और ये हमारे पार्ट एंड पार्सल हमारे जॉब का कि हम चूंकि प्रथम दृष्टिया कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो समाज के लिए हानिकारक होते हैं, वो हमारे विरुद्ध हैं और वो अनरूढ़ी है, नियम को न मानने वाले हैं और उनकी सोच थोड़ी विध्वंसक है, तो वो हमको भी ऐसे कैदी पर नजर कैसे लगेंगे? देखिए, वो जानते हैं हमारे शासन प्रशासन के बाहर जो नियंत्रण करने की जो स्थिति वर्तमान में है, जितनी शक्ति है अपराधियों के ऊपर,
तो उन्हीं से नियंत्रण लगता है। बाकी हम ये कोशिश करते हैं कि किसी को जेल के अंदर नियंत्रण तभी होता है जब आप नैतिक रूप से सबल हो, जब आप बंदी बंदियों को डिग्रेड नहीं करते हो, जब उनके साथ कोई अत्याचार नहीं करते हो, जब आप किसी सुख सुविधा देने के लिए किसी दूसरी उम्मीदें नहीं पालते हो, तो अपने आप से कोई अनायास आपसे जो है इस किस्म की धमकी और जान लेने की बात नहीं करता। मतलब अगर ड्यूटी निभा रहे हैं, और अगर कोई ऐसा है जो वाकई उसके दिमाग में इस सब चीजें हैं कि जेल की व्यवस्था फैलाया जाए जेल के अंदर, तो उसका सबसे अच्छा विकल्प है हम लोग शासन से निवेदन करके, अपना जिला मजिस्ट्रेट से निवेदन करके उनके कारागारों को परिवर्तित करते हैं। कारागार हस्तांतरण एक बड़ा नियंत्रण का एक बड़ा करने का भाई आपसे करके दूसरे को कर जाओ पड़ेगा। हाँ, मतलब एक ही उपाय नहीं है, मतलब उनमें से एक बहुत प्रभावी उपाय है। अनिल जी, एक अक्सर कमेंट आते हैं, हम कोई वीडियोस आते हैं तो वहाँ पे आता है कि अधिकारी लोग कैदियों का शोषण करते हैं, गिनती काटने के नाम पे पैसा लेते हैं और अन्य चीजें आरोप लगते रहते हैं, तो ये इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, जितने भी शासकीय संस्थान हैं या समाज का कोई हिस्सा या एनजीओ है या कोई भी हो, सबके प्रति एक समीक्षा का अवसर इस लोकतांत्रिक सरकार में है और सब अपना मंतव्य व्यक्त करते हैं, लेकिन उसके लिए रिड्रेसल फोरम तमाम बने हुए सरकार के द्वारा, IDRS है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या है, कोर्ट्स हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि शिकायतों का प्रतिशत सबसे न्यूनतम कारागार का है, जितने भी रिड्रेसल फोरम, कंप्लेंट फोरम है। और चूंकि ये नियंत्रण में रखे जाते हैं और कब्जे में रखे जाते हैं, हमारा काम इनको लगातार कंट्रोल में रखना है। अभी ऐसे मूवमेंट नहीं करना, आपको ऐसे मनमानी मुलाकात नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, तो एक स्वाभाविक है कि वो डिसिप्लिन में रखना है, उसकी शिकायत वो कर सकते हैं। एक तो जितने हमें फोरम है उसमें लिस्ट कंप्लेंट कारागार की होती है। दूसरे देखिए, इनको मौका है, ये कोर्ट जाते हैं, न्यायालय में भी शिकायत करने की इनको आ जाती है, ये छूट के जाते हैं, वहां आजाद होते हैं। तो ऐसा नहीं कि बंधन में इसलिए शिकायत नहीं कर पाते, लेकिन हमारे शिकायतों का प्रतिशत बहुत कम है और सारी शिकायतों को बहुत गंभीरतापूर्वक संबंधित माननीय न्यायालय द्वारा, CGM जिला जज द्वारा क्वार्टरली इंस्पेक्शन होता है, मंथली इंस्पेक्शन CGM द्वारा होता है, DLSA सेक्रेटरी द्वारा होता है। जितना ज्यादा निरीक्षण इस संस्थान का होता है शायद ही किसी और इंस्टीट्यूशन का होता हो। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, स्वतंत्र मीडिया और भी चीजें हैं जो लगातार इस बात का परीक्षण करते हैं और एक निगाह और स्कैनर के हमको रखते हैं। तो ये हम नहीं कर सकते हैं कि केवल उनकी ही बदमाशी होती है वो शिकायत करते हैं। हमारे भी कुछ कर्मचारी अधिकारी विभाग के हमारे अधीन काम करने वाले जो हैं उसमें लिप्त हो सकते हैं, लेकिन उसमें जब भी ऐसी कोई चीज आई बहुत सख्ती से सख्त कार्रवाई की गई। और जी, एक हर जेल की समस्या है, मैं किसी पर्टिकुलर आपके जेल की बात नहीं कर रहा, अक्सर जो देखने को मिलता है कि छापेमारी के दौरान मोबाइल मिला या फिर कुछ हाल घटना हुई है, कुछ जेल में पिस्तौल तक चली गई, कैसे संभव हो पाता है? लेकिन मैं पूरे प्रदेश के लिए तो उत्तर देने के लिए नहीं हूँ, लेकिन मेरे कारागार में विगत 2 वर्षों से और मैं लखनऊ जिला कारागार में 3 साल मोबाइल बरामदगी की घटना न के बराबर हुई है और जो बरामद हुई है वो खुद कारागार के अधिकारी बरामद किए हैं और ये हमारा सर्च करने का दायित्व है और कोई भी संस्था फुलप्रूफ नहीं हो सकती है। वो लाने की कोशिश करते हैं, हम निकालते हैं और प्रतिबंधित करते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो विदेश की हाई फाई सिक्योरिटी की जेल है वहां भी हजारों की संख्या में मोबाइल सेट पाया जाता है। बिल्कुल, मैं की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे नैनी सेंटर जेल में विगत 2 वर्ष में एक बार भी मोबाइल नहीं बरामद किया गया। हम लोगों ने किया है और उस पर संबंधित की विरुद्ध कार्रवाई की गई है। अब नया शासन द्वारा इसमें अमेंडमेंट लागू कर दिया गया है, 3 साल तक की सजा और 50,000 तक का जुर्माना हो गया है। ये बहुत डिटेरेंस का काम कर रहा है और क्योंकि ये बरामदगी हुई तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसमें सजा होनी ही तय है। इसलिए मोबाइल मिलने की जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है न सिर्फ इस कारागार में पूरे प्रदेश में बहुत कम है। नशे के कारोबार जो है, कुछ लोग बोलते हैं कि जेल के अंदर नशा बहुत आसानी से पहुंच जाता है। आसानी से तो नहीं पहुंचता है, कंट्राबैंड, क्योंकि ज्यादातर आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग कभी ना कभी नशा करते रहते हैं और उनको एक जरूरत होती है, एकाएक नशा छोड़ना जानते हैं बहुत कठिन काम होती है और उसके लिए वो किसी भी स्तर तक जाते हैं। नशा आपूर्ति में बंदी तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं, रेक्टल पार्ट में लेके आते हैं, प्राइवेट पार्ट में लेके आते हैं,
तलाशी इंटेलिजेंस के आधार पे हम लोग करते हैं। अभी तमाम टेक्नोलॉजी के उपकरण हमारे पास उपलब्ध होंगे जिससे हम लोग रोक रहे हैं, इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं। इसे बहुत न्यूनतम स्तर पर लाया गया है, मतलब ना के बराबर आ पाता है। लेकिन नशा का कारोबार एक ऐसी चीज है जो आपराधिक पृष्ठभूमि में लगातार कोशिश करते हैं। कुछ हमारे कर्मचारी भी करना ही करते हैं, सदैव में शामिल होते हैं, लेकिन हम उनको चिन्हित करके या तो जेल की मुख्य ड्यूटी से बाहर लगाते हैं उनको, या अगर वो पकड़े गए हैं तो उन्हें समुचित रूप में एक रूप में उनको दंडित किया जाता है। आनंद जी, एक कैदी ऐसे आदमी से भैया अपने नशे का आदमी बाहर होता है, बाहर से उसका आदमी पीता है, खाता है, यहाँ पर आता है तो अचानक उसको खराब लगती है, स्वाभाविक है, इंसान है। क्या हमारे जगह नशा मुक्ति के नाम का कोई जगह ऐसा बना हुआ है? डिएडिक्शन सेंटर बनाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारा सेंट्रल जेल का स्ट्रक्चर बहुत पुराना है, 1859 की बनी हुई जेल है, और तथापि हमारे पास 100 बेड का हॉस्पिटल है। उसके समानांतर हमारे पास 60 क्षमता की एक बैरक है जिसमें नशे के आदि बंदियों को अलग रखा जाता है, और विथड्रॉल सिंड्रोम जो होता है नशा न मिलने पे, जो बॉडी मैनिफेस्ट करती है अलग ढंग से, उसको फाइट करने के लिए हमारे डॉक्टर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं और धीरे धीरे वो उससे दूर होते हैं। पंडित जी, जब कभी आप जेल में अचानक जाते हैं तो वहाँ पे कैदी रहते हैं तो उनको सिपाही पर बोलते हैं अंदर चलो, अंदर चलो, कि भाई अक्षर साहब आए हैं, बड़े आए हैं, जिधर आए हैं, अंदर चलो, साहब आए कमर पर। तो ऐसे में कैदी कहते हैं कि अरे यार साहब आ रहे हैं, साहब से कहना था हमें कुछ, और साहब के आने से हमें अंदर कर रहे हैं। तो उस कैदी और प्रशासन की जो दूरी है उसको आप कैसे पाने का काम करते हैं? ये आपके मन में है कि दूरी है, लगता है आपका कोई विशेष अनुभव कहीं का होगा, नहीं ऐसा नहीं है। साप्ताहिक रूप से हमारे मैनुअल में निर्धारित है, साप्ताहिक रूप से अधीक्षक प्रत्येक बंदी के पास जाता है और उसकी समस्याओं को पूछता है। वो शनिवार का दिन हो सकता है या सोमवार का दिन हो सकता है। फिर से कैदी बात करेंगे, बात करते हैं, डायरेक्ट 1 to 1 बात करते हैं, और वो अपनी बीमारी के बारे में, मुकदमे के निस्तारण के बारे में, दूसरे उत्पीड़न के बारे में, खाने पीने की कोई शिकायत तो उसके बारे में, या उसके परिजनों को कोई उत्पीड़ित कर रहा है तो उसके बारे में अपनी बातें बात करते हैं, मतलब और कोई दूरी नहीं रहती। और उसके अलावा हम लोगों ने एक सीक्रेट कंप्लेंट बॉक्स, मोबाइल कंप्लेंट बॉक्स चला रखा है जिसकी चाबी सिर्फ मेरे पास रहती है, और ये मोबाइल बॉक्स हर बैरक में पहुंचाया जाता है, और ये वो आश्वस्त रहता है कि इसको सुपरविजिलेंट ही खोलेंगे और उस पर एक्ट ऑन करेंगे, और इससे हमको बहुत मदद होती है। न सिर्फ उनके दुख को हम डायरेक्ट सुन पाते हैं, बल्कि बहुत सी इंटेलिजेंस, बहुत सी गुप्त सूचनाएं हमको डायरेक्ट मिलती है जो समाज की मदद करती है, जो हमको अनुशासन बनाए रखने में यहाँ मदद करती है। और एक और बड़ी बात कि जिसे आप कहते हैं कि लोग कहते हैं हट जाइए हट जाइए, वो ऐसा नहीं है, वो एक डिसिप्लिन के साथ बात को सुनना उचित होता है। हम चूंकि अनुशासित फोर्स में है और बंदियों को अनुशासन में रखना है, आप इकट्ठा करके 100-200 लोगों को पंचायत के सिस्टम में बात नहीं कर सकते। हमारे यहाँ नियम है कि बंदी वॉक डबल्स में करेगा, डबल्स में बैठेगा, और एक अनुशासित ढंग से पंक्तिबद्ध होकर के हम उसकी बात सुनेंगे। कई बार जेलों में बंदियों द्वारा अधिकारियों को होस्टेज बनाए जाने की भी बातें आई हैं, उनके आक्रमण करने की बातें आई हैं, कई हमारे अधिकारी घायल भी हुए हैं। तो जो हमारे कांस्टेबल होते हैं वो एक उनको पंक्तिबद्ध रूप से या डिस्टेंस बना के क्रिएट करके और क्रमबद्ध रूप से उनको हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये कोई दूरी बनाने के लिए नहीं है, इसका दूसरा एंगल है अधिकारी की सुरक्षा, अनुशासन और व्यवस्थित ढंग से बातों को कहा दिया जाए। तो इसका क्लियर किया आपने। ये जो बॉक्स वाली आपने बात बताई, सिर्फ आपके जेल में या फिर हर जेल में? मैंने अधिकांश जेल पे जहाँ मैं तैनात रहा इसको मैं मोबाइल सीक्रेट अधीक्षक से कोई बात कहे तो आप निकल के डाल दीजिए, वो आपको बुला लिया। हाँ, डायरेक्ट हम सुनते हैं और एक्ट ऑन करते हैं, उनका नाम गोपनीय भी रखते हैं। अगर उसने किसी मेरे अधिकारी की शिकायत की है हम बताते नहीं कि ये हमको यहाँ उसको बात करते हैं, क्या करते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। एक बहुत ही मतलब ये समझ लीजिए कि आप हर किसी का सवाल भी आपको विभाग, चाहे कांस्टेबल हो चाहे वो डीजीपी हो, कोई चीज अगर सामने आती है, जैसे मान लीजिए कि अभी आपने कहा कि हमारे कुछ लोग विभाग होते हैं, लीगल कामों में हो सकते हैं, कहीं साथ में मदद करके पैसे को लालच से किसी और कुछ भी किसी ने किसी का नाम ले लिया और आप तत्काल कार्रवाई कर देते हैं। अब उस पर अब उसकी गलती नहीं है, सपोज कीजिए कि आपने कोई गलती नहीं की है, आप पे कार्रवाई हो जाती है, तो उसका दुख होता है कहीं ना कहीं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि सस्पेंशन की कार्रवाई या कोई अन्य कार्रवाई जांच के बाद करनी है, क्या समस्या है? ऑन द स्पॉट नाम आया, चल भैया, इसमें
ऐसे ही लगता है कि गलत होता है। मुझे लगता है कि आपकी सूचना जो आपको प्राप्त है वो गलत है, क्योंकि निलंबन की कार्रवाई बिना प्राथमिक जांच के हो ही नहीं सकती। जो हमारी अपील और अनुशासन नियमावली 1999 है, उसमें यदि किसी को निलंबन पहले तो करेंगे तभी जब किसी मेजर पनिशमेंट की संभावना बनती हो। दूसरा, बिना प्राथमिक जांच के निलंबन कोर्ट के और कानून की निगाह में कहीं ठहरेगा नहीं। इसलिए एक प्राथमिक जांच गैजेटेड अधिकारी कमिश्नर जेलर लेवल का करता है, और वो जो नियुक्ति अधिकारी होता है उसको संदर्भित करता है, तदुपरांत ही निलंबन की कार्रवाई की जाती है। बिना प्राथमिक जांच के लेकिन पंडित जी, मैंने ऐसा भी देखा है कि वो सामने वाला सब्जी वाले से पैसे ले रहा है, सब्जी वाले दे रहा है, उसको भी रिश्वत के रूप में दिखा करके आपके पास, मतलब वरिष्ठ अधिकारी के पास व्हाट्सएप कर दिया जाता है, और शाम तक उस बेचारे का सब्सक्रिप्शन एक दूसरी जगह बैठा हुआ इंसान। देखिए, मैं अपने कारागार या अपने अधीन जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसके बारे में बता सकता हूँ, और किसी अन्य प्रकरणों उदाहरणों के बारे में कोई, मतलब आप जैसे मेरे यहाँ जैसे अभी परसों कल मैंने निलंबन की कार्रवाई परसों किया है 2 बंदी का, उसको बाकायदे हमारे जेलर ने साक्ष्य के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ जांच किया, समझ लिया, फिर एक प्राथमिक जांच के बाद ही निलंबित किया। आप किस तरह के दंड में रखते हैं कि सुधारात्मक हो, दंडात्मक हो, किसमें आप लिंक करते हैं? सवाल सिर्फ मेरे विश्वास का नहीं, हमारे शासन और हमारे विजन एक्ट में ये बात सिद्धांत रूप से और व्यवहार रूप से भी इस पे जोर रहता है कि जेल का उद्देश्य बंदी को दंड देना उतना नहीं है जितना उसके व्यक्तित्व में सुधार न आए। तो मैं भी निजी रूप से इस बात को मानता हूँ कि जो कोई अपराधी है वो हमारी सामाजिक और आर्थिक विभिन्न स्थितियों जो शक्तियाँ हैं उनसे उसका व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उस ढंग से वो करता है, लेकिन उसकी भी अपनी एक स्वयं की जिम्मेवारी होती है, इसलिए वो दंडित किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अनेकसा यह इस बात को दोहराया है कि कोई व्यक्ति जेल में आता है तो इसका मतलब नहीं कि अब जेल में वो सजा भुगतेगा। जेल आना ही अपने आप में सजा है, और जेल में उसके साथ अगर सुधारात्मक चीजों में वो प्रवृत्त होना चाहता है तो ऐसा अवसर हमको प्रदान करना है, और कम से कम इतना सुनिश्चित किया ही जाना है कि उसके प्रति हम एक मानवीय व्यवहार रखेंगे। एक आखिरी सवाल है, जेल में कैदियों को अवसाद मुक्त रखने के लिए नई व्यवस्था क्या करता है? किस तरह की चीज? ये सबसे अवसाद मुक्त करने की अगर दिनचर्या से शुरू करें तो हम लोग सुबह ही जो भी धर्मानुयायी हैं अपने धर्म के हिसाब से हम लोग प्रार्थना कराते हैं, और हिंदू मुस्लिम सब प्रार्थना में शिरकत करते हैं, और उसके बाद व्यायाम है, प्राणायाम है, योगा है, पीटी है, ड्रिल है। उसके अतिरिक्त सामान्य मनोरंजन के लिए हर डायरेक्ट में टीवी चैनल्स लगे हुए, टीवी लगे हुए, टीवी सेट्स लगे हुए, चैनल्स डिफरेंट हैं, अखबार है, पत्रिकाएं हैं, पुस्तकालय है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कीर्तन है, भजन है, खेल है, कूद है, मतलब उनको पूरा इंतजाम है। जो कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे इंडस्ट्री चल रही है उसमें अपने को इंगेज किए हुए हैं, तो कुछ न कुछ किसी तरीके से। इसके अलावा डिस्ट्रेस दूर करने का सबसे बड़ा साधन होता है आप अपने दुख को दूसरे से शेयर कर सके, एक दूसरे से बात करें। हमारे उत्तर प्रदेश की जेलों में, लगभग भारत के सभी जेलों में डॉर्मेटरी सिस्टम है, जिसमें एक बैरक में 40, 50, 60 लोग बंद होते हैं, तो वो सामूहिक रूप से अपने से बातचीत करते हैं, दुख दर्द समझते हैं, उनके अनुभवों को समझते हैं, कैसे कोर्ट में फाइट कर सकते हैं, अपने पक्ष को रख सकते हैं, तमाम चीजों से वो एक सामूहिकता के कारण भी उनका तनाव दूर होता है। नैनी सेंट्रल जेल है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो बहुत ही ऐतिहासिक जेल है, भारत की सबसे बड़ी कई जेलों में शुमार होती है, ये कई बड़ी जेलों में से एक है। 1859 में जब 1857 में प्रथम आज़ादी की लड़ाई हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरण हुआ था, उसके 2 साल बाद ही इसका निर्माण हुआ है। और आज़ादी का केंद्र उत्तर प्रदेश नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, इलाहाबाद राजधानी हुआ करती थी। उस दौरान आज़ादी के निर्णय का केंद्र रहता था, तो यहाँ पे बहुत बड़े क्रांतिकारी और बड़े लीडर जो देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिए सभी यहाँ मौजूद रहे हैं। और 234 एकड़ में फैली जेल है, 2060 कैपेसिटी इसकी है, इंडस्ट्री है, फांसी घर है, और बड़ा एग्रीकल्चरल लैंड है यहाँ पे।
तो मल्टीपल प्रोफाइल के बिजनेस यहाँ पे हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि के बंदी हैं, पश्चिमी और उत्तर प्रदेश के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुख्यात शूटर्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, नक्सली बंदी हैं, आतंकी बंदी हैं, सिद्धोस आतंकी बंदी हैं। वर्तमान में 44 JNK की कुछ बंदी हैं जो एसवे कैबा और से शाहरुख रखने वाले यहाँ जुड़े हुए हैं, ऑलराउंड वर्कर हैं। तो इस किस्म से काफ़ी संवेदनशील और बड़ी संख्या में यहाँ बंदी मिल रहे हैं। 45 के करीब एक ये चुनौतीपूर्ण जेल। चुनौतीपूर्ण जेल। एक आखिरी सवाल है, बहुत मैं सबसे पूछता हूँ, परिवार के लिए आप कैसे हैं? परिवार जिस हिसाब से आप बता रहे मानवाधिकार, कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस सब में गिना दिया, देखिए आप परिवार की कितना समय जाता है? जो काम आप करते हैं उसका असर आपके ऊपर पर्सनालिटी में भी आ जाता है। तो कोशिश ये रहती है कि जेल का काम जेल में रहे, परिवार का काम परिवार में रहे। परिवार को समय दे पाते हैं, सिर्फ कैमरे के सामने बोल रहे हैं, बताइए झूठ मत बोलना है, पकड़ लिया जाओगे? नहीं ऐसा फिलहाल कुछ और बताइए। परिवार को उस समय हम दे पाते हैं। पुलिस की तुलना में थोड़ा हमारा काम एक सेट टाइप होता है, एक रूटीन हमारा सेट होता है। बहुत कम आकस्मिकताएं होती है कि रात को भाग के आना होता है। शाम से और सुबह तक का समय मैं समझ गया, आपने पीड़ा बता दी है कि वो मैं समझ गया कि आप किस तरह से परिवार को समय देते हैं। अगर परिवार आपका साथ न दे तो आप जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। तो परस्पर मैं समझ गया इस बात को, मतलब उसको बताने की नहीं है। तो ये है PN पांडे जी, फिर कभी मुलाकात होगी किसी और जेल के अधिकारी के साथ। नमस्कार।